नमस्कार, स्वागत है आपका आराधना चैनल पे। हम सुन रहे हैं धर्मवीर भारती जी के उपन्यास को गुनाहों की देवता। तो आइए सुनते हैं। चंदर भी उठा और उसने अंदर जाकर विंती के ससुर के दिव्य दर्शन किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए ही नाकाफी था। वे चित्त पड़े थे और सांस लेते थे तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला बारह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन और रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल की कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांसपिंड में एक भूडोल आया और दुबे जी जलपान की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, ओहो, सब आपकी कृपा है। खूब छक्के मिष्ठान पाया। अब जरा शरबत अरबत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है तो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई, जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओट में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बाप रे, ये 2.5 मन की लहास, कम से कम मसक भर की शरबत तो उलझी रही है। चंदर को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कहीं क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंदर मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक ग्लास में शरबत ले आई। दुबे जी काख काख कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ ना खावे। आप बहुत सत्कार किए, हम यही से छक गए। आपको देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हो, और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाइन है कि बर पक्ष और कन्या पक्ष दुइन के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं टाउन कॉलेज में प्रोफेसर, और ओहर हमार साल लड़का के मामा जौन है टाउन डाक घर में मुंशी हैं आपकी कृपा से। दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे, सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह ना रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़ी अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर 30 त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जेठानी के लिए गर्म साड़ी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े और एक स्वर्ण मंडित जौ से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में लटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा, तो अब आज्ञा देव, हम चलिए अब, और ये रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा, आओ हम भी चले। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो, ये देगा तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखकर बुआ जी सुलग उठी। ना गहना ना गुड़िया, ब्याह पक्का कर गई कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना रुपया और कपड़ा सब लीले को तैयार, और देद के दही पेट पे रहता है जूता पिटो का।
अरे राम जी चाहे तो जमदूत ई लहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिले हैं। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अभी तक बिनती का पता नहीं और ऊ तुकरन मलिच्छन के यहाँ कुछ खा पी लिहिस तो हमरे यहाँ गुजारा नहीं ना होगा। बड़ी आज़ाद हुई गई है सुधा की सह पाए के। आवे देव, आज हम भद्रा उतारी थी। डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में चले गए। चंदर को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से 1 गिलास पानी मांगा। बुआ ने 1 गिलास पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाए का दे? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर विनती से ही इतनी कटु क्यों है। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और विनती आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई और विनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट ओहर, पहले नहाप जाए के कुछ खाए तो नहीं रही हो। इतनी देर कहाँ घूमत रही हो? हम खूब अच्छी तरह जानी थे तू हमार नाक कटाइन के रहबो, पुत्रियन के ढंग सीखे हैं। विनती चुप रही। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले विनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिया में मुंह छिपाए। चंदर को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था उस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदर को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिनी के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है, अपनी लड़की को छोड़कर। वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे इस बेचारी को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है या तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे विनती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर। विनती उठो, उसने विनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। विनती जो अभी तक निचेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ विनती रानी को? और विनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा, 14 दिन बाद आए हो, आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए। घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बता देते हैं चंदर, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं। इसके मतलब ये नहीं कि अब तुम इस बेचारी पर भी रोब झाड़ने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा विनती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे विनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं? चंदर हंस पड़ा, सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ न ऐसे निभाह न वैसे निभाह। ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है ये? सुधा धमकी के स्वर में बोली। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंदर बोला। अरे तो उसके लिए रोना क्या? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। विनती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली। अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठे, उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर विनती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय उसे समझाने के परेशान कर रही हो। अरे जानती हो ये क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कहीं वो भी मोटे हों
सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदा कर कहा। विंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी, अब रोगी? अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। विंती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। विंती पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों? मैंने तेरा बदन छू लिया इसलिए? सुधा हंस कर बोली। ए चंदर, वो गेसू का छोटा भाई है ना, हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मज़े के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन विंती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है। और विंती और फूल का खूब जोड़ा मिला, दोनों खूब गाती हैं। विंती गाती भी है? चंदर ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा है। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गए। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठ कर लिखते हैं। चंदर बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ, 3 गाय खरीद ली हैं। चंदर बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तो हमारा इम्तिहान है। पड़े पड़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो ख़त्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी, सो पहले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी थी, अब दोहराना है। लेकिन विंती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चले हम। अरे बैठो, फिर जाने के दिन बाद आओगे? आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने विंती के ससुर को देखा था? हाँ, देखा था। चंदर उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वो तो। विंती की ननद से तुम्हारा ब्याह करवा दे, करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया, अभी बुआ जी ने बात की थी सुधा के ब्याह की। तब उसे कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झचकोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, जाने किस पीड़ा की मूक आवाज़, जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और बाह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एकटक देखता जा रहा था, एकटक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, यह चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, न दुलार, न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसे डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, या कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है, या कोई अपरिचित है, कोई अजनबी है, किसी दूसरे देश का व्यक्ति जो सुधा को चंदर, चंदर, तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज़ मारे डर के काँप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर? और जब उसका कुछ बस ना चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ।
सुधा अब भी काँप रही थी। चंदर की आवाज़ में अभी भी वह मासूमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज़ दी, लेकिन लगता था वह आवाज़ चंदर की नहीं थी। न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? विनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से। सुधा ने आवाज़ दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे, अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरिये की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंस कर कहा। हाँ, चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है ज़रूर, सुधा बोली। विनती पानी लेकर आ गई थी। लो, पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। विनती, ज़रा पिन बम ले आओ, सुधा ने ग्लास ज़बरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। विनती पिन बम ले आई थी। विनती, तू ज़रा लगा दे इनके। अरे, खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर ज़रा हल्की उंगली से लगा दे। विनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पिन बम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ दें यहीं पर? मोटकी कहीं की, खा खा कर मोटानी है, ज़रा सा काम नहीं होता। विनती ने हार कर पिन बम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने विनती के हाथ से पिन बम लेकर कहा, लाओ हम लगा दें। विनती पिन बम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, विनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों विनती से इतनी चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं किसी तरह बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर, यह विनती बड़ी खुश है। या तो चाहती है कि किसी तरह जल्दी से ब्याह हो, सुधा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह, बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करें। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना है, तो बेकार डालने से क्या फ़ायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजह से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़ी ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह टल क्यों रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा, चंदर हंस कर बोला। वह पूर्णतया शांत था और उसके स्वर में कम से कम 12 सिवा चुहल के और कुछ भी न था। मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा। सुधा ने मुंह पिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, चंदर ने उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा, ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा, जाने दो। तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ ज़रा, इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दे। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए हो क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने बताया नहीं था तुम्हें सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ, बताया था। उसे ज़रूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा, पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद ज़रूर आएं।
लिख दिया? हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वो। ये मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है, चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही ना चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे ख़त्म हैं और आज सिनेमा देखना है ज़रा, चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ ज़रूर देंगे, मतलबी कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, तो तुम और लड़कियों में से थोड़ी ही हो, तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 का नोट निकाल कर सुधा बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज ज़रा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकंड शो जाएं। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए, तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। ओह तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है, चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाया जाओ और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मगाओ, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देरी नहीं थी, लेकिन अभी पहला शो शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन में बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे का पीलापन भी कुछ कम था, वह देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी वैसा ही था। और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र ज़रूर आएंगे, और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो जैसे वह जगमग सितारा जिसे देखकर कीट्स ने अपनी आखिरी सोनेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन के होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब के तोड़े जाने पर वह फिर चंदर की गर्दन पर न सवार हो जाए, लेकिन बर्टी कुछ नहीं बोला। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चलें, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर गया था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज़ ना हो जाए, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ नहीं कहता, और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई। अब वह उतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में यह आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे हट गया, और इधर वह यह विश्वास करने लगा है कि सचमुच वह सार्जेंट को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन यह कैसे हुआ? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका यह पागलपन न छूटेगा। चंदर ने कहा। नहीं, क्या बात हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरी और बर्टी के विचारों में मतभेद है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुरा कर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा, और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वह बहुत खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बर्टी शायद ठीक हो जाए।
लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता, अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती। वह ज़रूर सार्जन के साथ जाती है, वह मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज़ नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाबों के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है, क्या मैं सार्जन से कम सुंदर लगता हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ, पम्मी बोली। मैंने तो हमदर्दी की कि फूल चुराने बंद कर दिए और उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे ऐसा लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसीलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें ही नहीं की और तुमसे मैंने इसीलिए मित्रता की है कि बातें करूँगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत न समझना। ज़िंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं और यह किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूँ और तुम्हें बैठकर सुननी होंगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन जब मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई, उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करो और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, देखता हूँ कि 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में परिवर्तन आ गए। मम्मी कुछ बोली नहीं, हंस दी। मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। बने रहिए हमारे चैनल आराधना के साथ। कमेंट करिए हमें उन कहानियों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।